अगर बार वालों की बातों में आकर फैसला लोगी तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अरे बहू, कहाँ मर गई? कब से बुला रही हूँ। गला भी सूख गया मेरा, और तू है कि बहरी हो गई ये आज। जल्दी शरबत लेकर आ, पड़ोसियों के सामने नाक कटवा रही है मेरी। वासंती देवी ने चिल्लाकर कहा। आई माँ जी, उधर से आवाज आई, और कुछ ही क्षणों में राधिका एकदम भारी भरकम साड़ी पहने, हाथ में शरबत की ट्रे लिए कमरे में आई। लीजिए माँ जी, लीजिए आंटी, ठंडा ठंडा शरबत लीजिए। रमा अभी नाश्ता लेकर आ रही है, उसने सबके आगे से ट्रे घुमाते हुए कहा। माँ जी, और कुछ भिजवाऊं? उसने वासंती से पूछा। अरे क्या ठाठ है तुम्हारे तो वासंती, ऐसी पढ़ी लिखी बहू लाई है और ऐसे नकेल कसकर रखी है। तुम्हारे सामने तो उसकी बोलने की भी हिम्मत नहीं। उनकी एक सहेली ने कहा। वासंती जी तो जैसे ये बात सुन खुद को गौरवान्वित महसूस करने लगी। इस पर उनकी एक दूसरी सहेली बोली, मगर ये तो नाइंसाफ़ी है वासंती, इतना कमाने वाली जुझारू बहू के साथ थोड़े ही कोई ऐसा करता है। ये तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। अब आज ही देखो, हमारे चक्कर में तूने शायद इसे दफ्तर नहीं जाने दिया। जानती भी हो इसकी एक दिन की पगार कितनी होगी। अब वासंती देवी सोच में डूब गई। इस पर तीसरी बोली, अरे ठीक है, अब आज किटी पार्टी में क्या वासंती खुद दौड़ भाग करती? अब एक दिन का भी क्या, और दफ्तरों में मिलती है ना, क्या कहते हैं वो, याद आया, CL, उसका पैसा भी नहीं कटता। अब वो यहाँ के लिए नहीं लेगी तो कहीं और के लिए लेगी। क्या दफ्तर से अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने नहीं जाती होगी? चौथी बीच में ही कूद पड़ी। हाँ बिल्कुल सही, पढ़ लिख कर गई तो क्या हम पे एहसान कर रही है? अब गृहस्थी के फर्ज तो निभाने ही पड़ते हैं, इससे छुटकारा तोड़ी ही मिल जाएगा। अब वासंती देवी को अपना निर्णय सही लगा। कुल मिलाकर कहें तो बहू को कैसा होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पर राय में एक मत नहीं था। अभी चाय नाश्ता चल ही रहा था कि वासंती जी की ननद रानी पहुंच गई। अरे वाह भाभी, यहाँ तो मजलिस लगी है और हमें न्योता भी नहीं। क्या पकवान बने हैं? घुसते ही शुरू। वासंती जी तो उन्हें देख बस खड़ी की खड़ी रह गई। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, वो बस किटी पार्टी थी आज। आइए ना, आप भी आइए। बहू देखो, बुआ जी आइए, जरा कुछ ठंडा भिजवाओ। राधिका कुछ ही क्षणों में शरबत लेकर हाजिर हो गई। अरे वाह, आज महारानी जी घर में हैं। वैसे तो इन्हें कभी फुर्सत नहीं मिलती। उन्होंने ताना खस दिया। और हमारी बड़ी बहू रानी कहाँ है? अभी तक मायके से आई नहीं क्या? वो ज़्यादा दिन लगाए तो संदेशा भिजवा देना कि वहीं रह जाए और माँ बाप की ही सेवा करती रहे। उन्होंने कड़े स्वरों में वासंत जी को कहा। इतनी देर में उनकी बेटी युक्ता कॉलेज से आ गई। राधिका को देखते ही जोर से हंसी। अरे भाभी, ये क्या पहन रखा है आज? अब आज क्या नया चल रहा है? राधिका ने कैसे करके उसे इशारों से चुप कराया और कमरे में जाने का इशारा किया। उधर वासंती जी के फ़ोन की घंटी बजी। कौन है? ला इधर दे। ओह,
बड़ी बहू रानी। फ़ोन वासंती जी की ननद ने उनके हाथ से लेते हुए कहा और लगी फ़ोन पे बातें करने। ऐसी मीठी बातें मानो उनसे ज़्यादा उसका भला चाहने वाला कोई और ही नहीं। अरे ये क्या चीज़ है यार, अभी तो इतना भड़क रही थी और अब देखो कैसी बातें कर रही है, कितनी मीठी। ये तो वासंती की बहू को अपनी मुट्ठी में रखती होगी और इसे कैसे भड़का रही थी। एक सहेली दूसरी सहेली के कान में फुसफुसाई, सही बात है बहन, ऐसी ननद से तो भगवान बचाए। दूसरी ने उसे जवाब दिया। इतने में ऊपर से आवाज़ आई, भाभी क्या है ये, आप कमाती है तो क्या कुछ भी करेगी? प्लीज़ आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे कमरे के साथ छेड़छाड़ ना किया कीजिए। मुझे ये सब पसंद नहीं। अब माँ को रिझाने के लिए मेरे कंधे पर पिस्तौल रखकर ना चलाइए, कह देती हूँ। युक्ता घुर्राई। ये क्या, अभी तो भाभी के साथ हंसी मजाक कर रही थी, ये ऊपर जाते ही इसे क्या हुआ? बेचारी राधिका, कोई स्टेटस ही नहीं उसका यहाँ लगता है। उनमें से एक ने दूसरी से कहा, इनकी बेटी भी दिखने में तो बहुत सीधी दिखती है, मगर लगता है अपनी बुआ पे गई है। पल में तोला पल में मासा। दूसरी ने थोड़ा मसाला डाला। इतने में वासंती जी की ननद उठकर जाने को हुई। सुन वासंती, बड़ी बहू रानी से मैंने कुछ कहा नहीं, मगर तू फ़ोन करके तुरंत वापस आने के लिए कह देना, नहीं तो मुझे अम्मा जी को फ़ोन करके कहना पड़ेगा कि कुछ ज़्यादा ही मन मर्जी चल रही है इस घर में। अब मैं चलती हूँ। याद है ना, अगले हफ्ते कंवर सा का जन्मदिन है, मेरी नाक ना कटवाना बिटिया के ससुराल में। कहते हुए राधिका को आवाज़ लगाई, छोटी महारानी जा रही हूँ मैं, जरा आशीर्वाद लेने की जरूरत याद रखो। राधिका तुरंत नीचे आई और उन्हें बाहर तक छोड़ने गई। खिड़की से एक सहेली ने देखा कि वासंती की ननद राधिका को गले लगाकर कुछ कह रही थी और फिर अचानक निकल गई। कुल मिलाकर सब सहेलियों ने राय बना ली कि बेचारी बहुएं उस घर में दबकर रहती है और नंदों का राज चलता है, उस पर भी उनकी बेचारी सहेली की ननद तो दोहरी चाल चलती है। पीछे से बव्वों के साथ कुछ और, आगे से कुछ और। अरे वासंती, तेरी ननद तो तौबा है, बाबा बचकर रहना, वरना तेरी बव्वों को तेरे ही पल्लू के नीचे से खिसका के ले जाएगी। तेरे घर में फूट डलते हुए हम सब साफ साफ देख पा रही हैं। तेरा बुढ़ापा सोच तरस आ रहा है। आज तो सच में तेरे घर में ऐसी खिचड़ी देखी कि समझ ही नहीं आ रहा कि दाल कौन है और चावल कौन। खेड़ छोड़ इन बातों को, तू बस ज़रा अपना घर संभाल कर रखना। तेरी बहू भी बड़ी तेज दिखती है। अच्छा है तेरी बेटी का थोड़ा दबदबा है, वरना तो भैया भगवान ही मालिक। चल अब हम सब भी चलते हैं, उन्होंने स्वर में स्वर मिलाकर कहा। वासंती जी के चेहरे पर तो जैसे हवाइयाँ उड़ने लगी। खैर अपनी सब सहेलियों को विदा किया, फिर राधिका और युक्ता को कमरे में बुलाया। कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया आज तुम दोनों का, आगे से अपनी सीमा याद रखना, कहते हुए अपने कमरे में सुस्ताने चली गई। कुछ सोच बड़ी बहू रानी को फ़ोन लगाया, कैसी है तुम्हारी माँ अब, और तुम्हारी भाभी को क्या तारीख मिली है डिलीवरी की?
तुम यहाँ की चिंता मत करना, मैं संभाल लूँगी, आराम से वहाँ रहो। कुछ बातें करने के बाद उन्होंने फ़ोन रखा। फिर किसी को फ़ोन लगाकर सारी बात बताई और पूछा, मैंने ठीक किया ना? उनके चेहरे से प्रतीत हो रहा था जैसे सामने वाली ने हामी भरी हो कि हाँ, बिल्कुल सही, बस ऐसी ही आगे बढ़ती जाओ, फिर देखो मज़ा। दूसरे दिन सुबह सुबह राधिका अपने दफ्तर जाने के लिए निकली। वहीं अपने रिजवान के पहनावे में जींस शर्ट पैंट, हाथ में भारी भरकम बैग और गाड़ी का रिमोट। अभी गाड़ी चालू कर ही रही थी कि पीछे से वासंती जी ने आवाज़ लगाई, राधिका, टिफ़िन भूल गई बेटा। और रमा ने उसे गाड़ी में टिफ़िन पकड़ाया। बस चूक इतनी हुई कि बगल वाली मिसेस महथा ने देख लिया। तुरंत सब सहेलियों को फ़ोन लगाकर खबर दी कि कल बहू पर चिल्ला चिल्ला कर रुआब झाड़ने वाली उनकी सहेली आज कैसे भीगी बिल्ली की तरह उसे टिफ़िन दे रही थी। उसी दिन शाम को इन औरतों की मंडली में एक और खबर फैली कि बुआ जी की बेटी के साथ राधिका और युक्ता को मॉल में मस्ती करते हुए देखा गया है। हाय राम, कल बेचारी वासंती के सामने तो युक्ता कितना भला बुरा कह रही थी अपनी भाभी, और आज उसकी पीठ पीछे ये सब तरस आ रहा है मुझे तो बेचारी पर। एक सहेली बोली, सुन, मुझे लगता है हमें वासंती को थोड़ा समझाना चाहिए कि वो सतर्क हो जाए। वैसे दोहरा रूप है उन लोगों का। अब वासंती को ही देख लो, अपनी बहू को दौड़ दौड़ के टिफ़िन दे रही थी। खुद सोचना चाहिए कि ऐसे क्या बहू के पर नहीं निकल आएंगे। उसने जवाब दिया, पता नहीं क्या खिचड़ी है भैया, खैर चलो आगे आगे देखते हैं होता है क्या। कुछ ही दिनों बाद वासंती और उसके पति की शादी की 25वीं सालगिरह का मौका था। उनकी बड़ी बहू भी अपने मायके वालों के साथ पहले ही आ चुकी थी। दोनों बेटे बहूओं ने मिलकर एक ज़बरदस्त पार्टी रखी थी। छोटी बहू का मायका, ननद का ससुराल पक्ष, अम्मा जी और गांव के बाकी रिश्तेदार सब आए हुए थे। सबका रहने का इंतजाम पास ही गेस्ट हाउस में किया गया था। दोनों बउएं, युक्ता, उनकी ननद का दामाद, सब यूं मिलजुल कर सबकी सेवा चाकरी में लगे थे कि मोहल्ले की औरतों का समझाना मुश्किल हो रहा था कि कौन अपना है कौन पराया। उस पर वासंती जी की गांव से आई जेठानी और उनकी वो नकचड़ी ननद खुद बउओं के मायके वालों के लिए किए गए इंतज़ाम की देख रेख यूँ कर रही थी कि वासंती जी की सहेलियां समझ ही नहीं पा रही थी कि उन्होंने पहले ख्वाब देखा था या अब ख्वाब देख रही है। खैर, पार्टी के बहुत ही बड़े होटल में रखी गई थी, जिसके इंतज़ाम उनके दोनों बेटों ने खुद की देखरेख में करवाए थे। जाहिर है, मेहमानों की लंबी फेहरिस्त में वासंती देवी की सहेलियां भी शामिल थीं। वहां पहुंच जो उन्होंने उस परिवार की खिचड़ी देखी तो सब भौचक्की रह गई। समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन किसकी बेटी है और कौन किसकी बहू। जेठानी जी राधिका के साथ घूम रही थी तो ननद रानी की बेटी वासंती जी के आगे पीछे उनकी परछाई की तरह लगी हुई थी, और वो नकचड़ी ननद बउओं के मायकों वालों की यूं आओ भगत कर रही थी कि क्या कहें। जयमाला हुई, फिर रात्रि भोज हुआ, फिर शुरुआत हुई एक खास कार्यक्रम की।
जिसमें सब बहू बेटों ने और बेटियों ने, घर के बुजुर्गों ने और बच्चों के किरदार निभाते हुए एक नाटक का मंचन किया। शुरुआत की नक्चड़ी ननद रानी ने। तो हमारे प्यारे मेहमानों, आज हम इस मौके पर आपको अपने परिवार की खिचड़ी के दाल चावल के दानों से अवगत करवाएंगे और खिचड़ी में पड़े घी की तरह सुगंधित हमारी प्यारी वासंती जी के जीवन सफ़र पर फिर एक बार ले जाएंगे। फिर शुरू हुआ कार्यक्रम। अम्मा जी का किरदार निभाती हुई जेठानी को देख सबकी आंखें नम हो उठी। कैसे कम उम्र में विधवा होने के बाद उन्होंने अपने बच्चों को पाला, ससुराल के ताने सहे, अपनी बेटी कुंती नक्चड़ी ननद की शादी लोगों के दबाव के कारण कम उम्र में ही करनी पड़ी। कैसे उनके बड़े बेटे को होशियार छोटे भाई की पढ़ाने के वास्ते अपनी पढ़ाई छोड़ गांव में मजदूरी तक करनी पड़ी। कैसे लोग उनकी नई नवेली दुल्हन को भड़काने को चले आते थे। ननद भाभी में आग लगाने तो आते थे, मगर कभी उनकी सहायता करने कोई नहीं आया। ननद के किरदार में जच रही वासंती जी की बड़ी बहू की एक्टिंग ने तो झंडे गाड़ दिए। कैसे एक बेटी होने के बाद दूसरा बच्चा ना हो पाने के चलते उन्हें उनके ससुराल वालों ने दुत्कार दिया था। तब छोटा भाई हॉस्टल में था और बड़े भाई पर उनके साथ साथ उनकी बेटी का अतिरिक्त बोझ भी पड़ गया था। बड़ी मुश्किल गुजारा चलता था उनका। फिर हुई एंट्री वासंती जी के किरदार में ननद रानी की, बेटी श्रद्धा की। दुल्हन के विलास में सजी धजी सहमी सी दुल्हन, जिसे मुंह दिखाई में अड़ोसी पड़ोसी और नाते रिश्तेदार तोहफे कम और सांत्वना ज़्यादा दे रहे थे। हाय बेचारी, कितनी पढ़ी लिखी, इतने बड़े घर की इकलौती बेटी, कहाँ इन कलंगों के बीच आपसी लोग उसे तोहफे के रूप में ताने दे रहे थे। मगर वासंती जी अपने नाम के अनुरूप उनके घर में वसंत ऋतु की तरह आई। हालांकि शादी के कुछ ही महीनों पश्चात उनके पति की शहर में अच्छी खासी नौकरी लगने के कारण कुछ समय बाद वह भी शहर आ गई। मगर जब तक गांव में रही, किसी को अपने परिवार की ओर आंख तक नहीं उठाने दी। हालांकि उनके इस सपाट व्यवहार के चलते वो बहुत से लोगों की नज़रों में खटकने लगी। अब आगे क्या हुआ, ये सब जानने को उत्सुक थे। जब जेठ जी अपना खुद का किरदार निभाते हुए स्टेज पर आए। बहू, उस रोज़ मैंने तुम्हें जो सीख दी थी, तुमने इन 25 सालों में उसका बखूबी पालन किया है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर तुम्हारे जैसी समझदार बहू हमें ना मिली होती तो जिन परिस्थितियों से हम उस वक्त गुजरे थे, शायद बिखर गए होते। खैर, आप सब भी जानते होंगे कि बहू को मैंने कौन सा पाठ पढ़ाया था। एक रात वासंती देवी की जेठानी को उनकी पड़ोसन ने उनकी ननद के खिलाफ जाने क्या पट्टी पढ़ाई कि दोनों ननद भाभी आमने सामने हो गई। बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था दोनों में उस रात। और जब नई नवेली दुल्हन वासंती देवी को सच्चाई का पता लगा तो वो जाकर उन औरतों से बुरी तरह भिड़ गई। नतीजा, गांव में उनकी बड़ी बदनामी की गई कि कितनी मुजोर बहू है। तब उनके जेठ ने उन्हें समझाया, देखो बहू, ये दुनिया वाले ना हमें किसी भी तरफ जीने नहीं देते। यदि हम प्यार से मिलजुल कर रहेंगे तब इन्हें तकलीफ, यदि हम एक दूसरे से लड़ झगड़ कर अलग हो जाएंगे
तब भी इन्हें तकलीफ। मैं छोटे का खर्चा उठाता हूँ तो इन्हें तकलीफ, और नहीं उठाऊंगा तो भी ये बातें बनाएंगे। ननद भाभी की दोस्ती इनसे देखी नहीं जाएगी, और ननद कुछ बोल दे तो ये कहेंगे कि वो बहुओं पर जुल्म ढाती है। किस किस से लड़ोगी तुम? हमें दुनिया से लड़ना नहीं, हमें आपस में प्यार बढ़ाना है। इतना प्यार कि कोई चाकर भी हमें जुदा नहीं कर पाए। दुनिया का तो क्या है, खिचड़ी में मसाला ना हो तो उन्हें मज़ा नहीं आता, तो उन्हें उस मसाले का मज़ा लेने दो, और खुद खिचड़ी को इतना पकाओ कि लोग दाल चावल अलग से देखने को तरस जाए। श्रद्धा फिर आगे की एक्टिंग शुरू की। कैसे वासंती जी उनकी ये बातें गांठ बांधकर शहर में एक नया जीवन शुरू करने चली आई। फिर कुछ ही समय में उनके पति को अच्छी खासी तरक्की मिली। इधर वो गर्भवती हुई, तब उनकी ननद कुंती उनकी मदद को शहर आ गई। दुनिया के थपेड़े खाई हुई उस घायल औरत ने अपनी प्यारी भाभी के साथ उन दिनों अपने दिल के सुख दुख साझे किए, और तभी दोनों ने सोच लिया कि मर्यादा में रहकर लोगों को वो दोनों अपनी खिचड़ी के मसाले चखाती रहेगी, जिससे कि लोग थोड़ा बहुत छींकते रहें। आखिर दोनों ही एक जैसी चुलबुली सी थी, और लोगों के सामने नोक झोंक जैसे छोटे छोटे ड्रामे करके कहती, देखो हम लड़ रहे हैं, जाओ मज़े लो। कहती तो ऐसे जैसे कितने गुस्से में हो, मगर असलियत कुछ और ही होती। अकेले में एक दूजे से पूछा करती, मैंने सही किया ना? ऐसे ही इतने साल कहाँ हवा हो गए, पता ही नहीं चला। वासंती जी के पति अब बिजनेस की दुनिया में कदम रख चुके थे, और पूरे परिवार की देख रेख करने में सक्षम थे, मगर उन्होंने कभी लोगों के सामने किसी की मदद नहीं की। जो किया गुप्त रूप से किया। लोगों ने बहुत ताने मारे कि तरक्की होने के बावजूद भी घर वालों के लिए कुछ नहीं करता, मगर दोनों भाई चुपचाप मुस्कुराकर निकल जाते। लोगों की हाँ में हाँ मिलाते, मगर करते वही जो उन दोनों के मन को ठीक लगता। जानते थे कि अगर लोगों को ये पता चला कि वो ही अब पूरे परिवार का खर्च उठाता है, तो भी लोग उल्टा ही बोलेंगे कि घर वाले कीमत वसूल रहे हैं, इसलिए वो अटकलों का बाजार हमेशा गर्म छोड़ देते। फिर पहले कुंती की बेटी और बाद में वासंती जी के बेटों की शादियां हुई। वासंती जी ने अपनी सीख अपनी बहुओं को भी दी, साथ ही यह भी सीख दे डाली कि जब बाहर वाले हमारी तरह ना सोच रहे हो तो कुछ पल के लिए तुम उनके मुताबिक व्यवहार कर लो। संतुष्ट होकर तुम्हें वो लोग चैन की सांस लेने देंगे। अच्छा तो चक्कर था उस दिन। वो ननद का भाभी पर चिल्लाना, वो राधिका का यूं भीगी बिल्ली बनकर सबकी सेवा करना, वो वासंती का उनको झिड़काना, और ननद रानी का वासंती पर रुआब जमाकर बहुओं से अलग व्यवहार करना। वो सब सच्चाई नहीं बल्कि एक आईना था जो उस दिन हमें दिखाया गया, ताकि अफवाहों का बाजार गर्म रहे और कोई उस परिवार की एकता भंग करने के बारे में ना सोचे। सहेलियों ने आपस में चर्चा की और फिर आई वासंती की बारी। वो अपने पति, ननद, अम्मा जी और जेठ जी के साथ स्टेज पर आई। प्रियजनों,
आज मुझे इस परिवार का हिस्सा बनके 25 साल हो गए। जब आई थी तब लोगों ने बहुत पट्टियां पढ़ाई। पहले तो लगा कि जाने ये कैसे लोग हैं, निकाली हुई बेटी है, कम पढ़ा लिखा बेटा है, इनके बीच में रह भी पाऊंगी कि नहीं। उन सब की तरफ देख हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, मुझे आप सब माफ़ कर दीजिए। मगर आज आपके सामने कबूल करती हूँ कि शादी के पहले महीने में ही ये सब विचार आए थे दिमाग में, क्योंकि गांव में तो औरतों ने यहाँ तक भड़काया था कि मेरा पति अपनी माँ और भाई के आगे किसी को कुछ नहीं समझता, बड़ा भोला भाला है और जेठ जी उसे काम पे लगा के अपना। मगर मेरी माँ ने मुझे जीवन का पाठ पढ़ाया। देखो बिटिया, अगर जो यूँ बाहर वालों की बातों में आकर फैसले लोगी ना तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, वैसे तुम्हें अपने माँ बाबूजी पर तो विश्वास होना चाहिए कि वो तुम्हें किसी ऐसे वैसे घर में नहीं ब्याएंगे। पहले उनके साथ रहो, उन्हें प्यार दो, फिर अपनी राय बनाना उनके बारे में। और अब ये सब उलझन विचार यहीं छोड़कर वापस जाओ। एक नई शुरुआत करने मेरी माँ ने सख्त हिदायत दी थी। फिर मैंने भी कान बंद कर लिए और दिमाग खोल लिया। किसकी बात का क्या मकसद हो सकता है, ये सोचना शुरू किया और देखा कि आधी से ज़्यादा दुनिया तो दूसरों की खुशियों से जलती है और गम बांटने से डरती है। इसलिए सबके साथ मिलकर सोच लिया कि अब अपने गम तो कभी किसी को नहीं दिखाएंगे और खुशियाँ भी कभी कभी छिपा लेंगे। दुनिया को कभी कभी वही दिखाएंगे जो वो देखना चाहती है। जग भी खुश, हम भी खुश। तब से लेकर आज तक हम खुद ही कभी हंस लेते हैं, कभी लड़ लेते हैं, कभी अपनी ज़िंदगी में मग्न हो जाते हैं, तो कभी साथ बैठ लेते हैं, हमारा मनोरंजन और दुनिया के दिमाग का भी भोजन। लेकिन अफसोस है, क्यों ये आपसी प्यार बनाए रखने के लिए हमें दुनिया की ज़बान बंद करने के रास्ते खोजने पड़ते हैं। क्यों लोगों को दूसरों का आपसी प्रेम और सद्भाव हजम नहीं होता। क्यों हर वक्त हम ऐसी ओछी हरकतें करते हैं जिससे कि दूसरे के घर में या तो आग लग जाए, और अगर पहले से ही लगी हुई है तो घी से उस चिंगारी को और बढ़ावा मिल जाए। क्या फर्क पड़ता है अगर सास बहू की मदद कर दे या बहू अपनी ज़िंदगी जी ले। क्या फ़र्क अगर बहू साड़ी पहने या जींस, दफ्तर जाए या घर संभाले, सहेलियों के साथ घूमने जाए या सास के साथ मंदिर जाए। क्या फ़र्क पड़ता है अगर बहू कुछ दिन माँ बाप की सेवा करने मायके को हो आए। मैं आज इस अवसर पर सबसे ये पूछना चाहती कि क्या ये इस पारिवारिक खिचड़ी में अपना अपना किरदार निभा रही हर कठपुतली का अपना अलग व्यक्तित्व, अपनी अलग इच्छाएं नहीं होती। यदि बहू अपनी इच्छाएं मारे तो वो बेचारी, ना मारे तो सास बेचारी। ननद आ जाए तो घर फोड़ू, ना आए तो अकड़ू। सास समधियों से मधुर रिश्ता रखे तो बेवकूफ़, ना रखे तो अहंकारी और घमंडी। कोई मीठे बोले या प्यार दिखाए तो दाल में कुछ काला है, और जो पारिवारिक झगड़े फसाद हो तो उस परिवार के सभी लोग मतलबी है। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।